गाइस, तो शुरू करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न चैप्टर का लेक्चर 4। तो हम बच्चों सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ रहे थे। तो सेल डिवीज़न को या एम फेज को दो फेजेस में डिवाइड किया गया था और दो फेजेस थे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस वो फेज होता है जिसमें एक सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो डॉटर न्यूक्लियस को बनाता है, जबकि साइटोकाइनेसिस वो फेज होता है जिसमें एक सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स को बनाता है। तो कैरियोकाइनेसिस पहले होता है। कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ ही साइटोकाइनेसिस की तैयारियां चल रही होती हैं। कैरियोकाइनेसिस खत्म होता है, उसी के साथ साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है और सेल को दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देता है। तो कैरियोकाइनेसिस यानी किसी सेल के न्यूक्लियस का डिवाइड होकर दो डॉटर न्यूक्लियस को बनाना। तो ये बच्चों हम माइटोटिक डिवीज़न पढ़ रहे हैं जिसमें माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस एक ऐसा डिवीज़न होता है जिसमें डॉटर सेल्स के अंदर जितने क्रोमोसोम होते हैं उतने ही पेरेंट में पाए जाते हैं, यानी पेरेंट में और डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है, क्योंकि एस फेज के दौरान एक सेल अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल कर चुकी है ताकि वो अपने आने वाली डॉटर सेल्स को इतना सेल कंटेंट और क्रोमोसोम दे सके जितने उसे मिले थे। तो माइटोसिस एक ड्रामेटिक फेज होता है जिसमें एक सेल एक साथ बहुत सारे वर्क कर रही होती है। तो इसकी शुरुआत होती है प्रोफेज से। तो प्रोफेज में जेनेटिक मटेरियल डीएनए के रूप में होता है, एक धागे के रूप में होता है। तो डीएनए को कंडेंस करके पहले क्रोमोसोम बनाए जाते हैं ताकि क्रोमोसोम को आसानी से स्प्लिट किया जा सके। फिर आता है मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम को स्पिंडल फाइबर एपरेटस के इक्वेटर पर अरेंज किया जाता है। फिर एनाफेज के दौरान उन्हें स्प्लिट कर दिया जाता है और टीलोफेज लास्ट फेज होता है जिसके अंतर्गत एक सेल में दो न्यूक्लियस बनकर तैयार हो जाते हैं और साथ के साथ ही साइटोकाइनेसिस होता है और एक सेल फाइनली दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। तो बात करते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो पिछला लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए एम फेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करके बनाया गया है। तो प्रोफेज बच्चों ऐसा फेज होता है जिसमें एक सेल में जो डीएनए होता है वो धागे के रूप में होता है। तो प्रोफेज के दौरान उसी डीएनए को कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाया जाता है ताकि बाद में जाकर इसे स्प्लिट किया जा सके आसानी से। तो इसमें जो क्रोमोसोम बनके तैयार होता है उसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स पाई जाती हैं। ये सिस्टर क्रोमेटिड्स एस फेज में जो डीएनए नया बना था, रेप्लिकेट हुआ था, उसके द्वारा बनी हुई होती हैं। तो एना फेज में ये क्रोमोसोम बीच में से स्प्लिट हो जाएगा और दो में डिवाइड होकर डॉटर क्रोमोसोम का निर्माण करेगा। साथ में प्रोफेज के दौरान एक सेल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपने आप को डिसअपेयर कर लेती है। फिर आते हैं मेटाफेज पे। तो मेटाफेज में बच्चों क्रोमोसोम पर सेंट्रोमियर पाया जाता है। इसी सेंट्रोमियर पर सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में जुड़ी होती हैं। सेंट्रोमियर पे ही डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें काइनेटोकोर प्लेट्स कहते हैं। इन्हीं प्लेट से स्पिंडल फाइबर आकर अटैच होते हैं। साथ में मेटाफेज के दौरान स्पिंडल फाइबर जो कि अब क्रोमोसोम से जुड़ चुके हैं वो क्रोमोसोम को इक्वेटर पर लाकर अरेंज करते हैं। इक्वेटर स्पिंडल फाइबर एपरेटस का सबसे चौड़ा पार्ट होता है, ब्रॉडर पार्ट होता है। अब ये यहाँ पे आके जुड़ गए हैं, अरेंज हो चुके हैं। अब इन पे फोर्स लगेगा और ये एनाफेज के दौरान बीच में से स्प्लिट हो जाएंगे। तो बात करते हैं एनाफेज की। तो एनाफेज के दौरान बच्चों एक क्रोमोसोम दो डॉटर क्रोमोसोम में डिवाइड हो जाता है, वो बीच से स्प्लिट हो जाता है क्योंकि अपोजिट पोल की तरफ से फोर्स लगता है। तो बच्चों एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे जो काइनेटोकोर प्लेट्स थी उनमें अपोजिट पोल के स्पिंडल फाइबर आके जुड़े थे। तो अब क्योंकि फोर्स दोनों तरफ से लग रहा है तो ये काइनेटोकोर प्लेट्स को अपनी तरफ पुल कर रहे हैं जिसकी वजह से क्रोमोसोम बीच में से स्प्लिट हो जाएगा
और आखिर में क्रोमोसोम 2 डॉटर क्रोमोसोम को बनाकर आने वाले न्यूक्लियस को बनाने में हेल्प करेगा। तो आगे पॉइंट्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि मेटाफेज के दौरान क्रोमोसोम इक्वेटर पर अरेंज हो चुके थे। अब यही क्रोमोसोम बीच से स्प्लिट हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट पोल्स की तरफ से इन पे फोर्स लगेगा। ये स्प्लिट हुए क्रोमोसोम डॉटर क्रोमोसोम को बनाएंगे और ये डॉटर क्रोमोसोम आगे जाकर डॉटर न्यूक्लियस को बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम स्प्लिट होते हैं, फिर उसके बाद वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों, अब क्रोमोसोम जो स्प्लिट हुआ था उसके काइनेटोकोर प्लेट्स पर स्पिंडल फाइबर जुड़े थे। अब ये स्पिंडल फाइबर क्योंकि फोर्स लगा तो क्रोमोसोम स्प्लिट हो गया, लेकिन स्पिंडल फाइबर अब भी काइनेटोकोर प्लेट से जुड़े हुए हैं। तो ये क्रोमोसोम को यानी नया डॉटर क्रोमोसोम जो बना है उसको अपनी तरफ पुल करना शुरू करेंगे और अपोजिट एंड की तरफ उन्हें माइग्रेट करके ले आएंगे। तो एक डायग्राम से देखते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि किस तरह से एक सेल के क्रोमोसोम स्प्लिट होकर अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं। आगे पॉइंट्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि क्योंकि क्रोमोसोम स्प्लिट हो चुके हैं, उनसे स्पिंडल फाइबर जुड़े हैं जो उन्हें अपोजिट पोल की तरफ खींच के ले जा रहे हैं। तो सेंट्रोमियर अपोजिट पोल्स की तरफ होते हैं, जबकि आर्म्स अब भी इक्वेटर की तरफ ही बनी रहेंगी। तो एक डायग्राम से देखते हैं कि ये किस तरह के स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से जुड़े हैं और सेंट्रोमियर अपोजिट पोल्स की तरफ है, जबकि क्रोमोसोम की आर्म्स इक्वेटर की तरफ है। तो बात करते हैं आगे पॉइंट्स की। तो की फीचर्स यानी एक्चुअल में एनाफेज के दौरान होता क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, साथ में क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। अब आता है टीलोफेज। तो टीलोफेज बच्चों वो फेज होता है जिसमें एक्चुअल में एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इस समय कैरियोकाइनेसिस का एंड चल रहा होता है और साइटोकाइनेसिस की शुरुआत हो चुकी होती है। और फाइनली टीलोफेज के बाद में सेल में साइटोकाइनेसिस होता है, जिससे एक सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है और उनके अंदर जो न्यूक्लियस पाए जाते हैं उनमें जो सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हुई थी, नए डॉटर क्रोमोसोम बने थे, वो उनके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो आगे पॉइंट्स की बात करते हैं, टीलोफेज के पॉइंट्स। तो कैरियोकाइनेसिस की ये लास्ट स्टेज होती है। नेक्स्ट है कि टीलोफेज के दौरान अब क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर पहुंच चुके हैं, तो वहां जाकर ये डीकंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। डीकंडेंस यानी पहले प्रोफेज के दौरान हमने डीएनए को कंडेंस करके उसे सिकोड़ कर क्रोमोसोम बनाया था। अब वो क्रोमोसोम दोबारा से खुलना शुरू हो जाएगा और डीकंडेंस होकर डीएनए के रूप में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस समय इंडिविजुअल क्रोमोसोम अब दिखाई नहीं देंगे और क्रोमोसोम का हर सेट जो अपोजिट पोल पर पहुंचा है वो आगे जाकर नए डॉटर न्यूक्लियस का निर्माण करेगा। तो बच्चों, ये डायग्राम देखते हैं। इसमें आप देख पा रहे हो कि किस तरह से एक सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है और साइटोकाइनेसिस भी लगभग शुरू हो चुका है। तो जैसे ही कैरियोकाइनेसिस खत्म होगा, साइटोकाइनेसिस खत्म होकर एक सेल को 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देगा। साथ में टीलोफेज के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से रीअपेयर हो जाती है। तो अब क्योंकि 2 न्यूक्लियस बनने हैं तो दोनों पोल्स पर नए न्यूक्लियस का निर्माण होता है। तो 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रोमोसोम के चारों ओर आकर बन जाती हैं। आगे बात करते हैं की फीचर्स की। तो बच्चों, एक्चुअल में टीलोफेज में क्या होता है। तो क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ पहुंच चुके होते हैं। साथ में क्रोमोसोम के चारों ओर न्यूक्लियर एनवेलप अपने आप को फिर से अपेयर कर लेता है।
और अपोजिट पोल्स पर डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण हो जाता है। डॉटर न्यूक्लियस बन चुके होते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।